इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो दुनिया की पूरी कहानी ही बदल कर रख देते हैं। और 1510 एक ऐसा ही साल था। ये सिर्फ किसी एक शहर पर कब्जे की कहानी नहीं है, नहीं। ये उस एक घटना की कहानी है जिसने व्यापार, साम्राज्य और संस्कृतियों के टकराव की एक ऐसी लहर शुरू की जो आज तक महसूस की जाती है। तो चलिए समझते हैं उस एक साल को जिसने भारत और यूरोप दोनों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरी कहानी के सेंटर में थे अफोंसो द अल्बुकर्क। उनकी ये एक लाइन ही उनकी पूरी शख्सियत को साफ साफ बता देती है। मतलब साफ था, वो यहाँ सिर्फ सौदा करने नहीं आए थे, वो एक साम्राज्य बनाने आए थे। एक ऐसा साम्राज्य जो उनके लक्ष्य को पूरा कर सके, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उनकी यही जिद इस पूरे संघर्ष की असली वजह थी। तो सवाल ये है कि आखिर गोवा में ऐसा क्या था? क्यों पुर्तगाल जैसा एक छोटा सा देश हजारों मील दूर इस बंदरगाह को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था? इसका जवाब यकीन मानिए सिर्फ एक शब्द में छिपा है: मसाले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, मसाले। आज शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उस जमाने में मसाले सोने चांदी से कम नहीं थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, यूरोप में इनकी कीमत बेशुमार थी। और इन मसालों का पूरा व्यापार समुद्री रास्तों पर टिका था। तो सीधी सी बात थी, जो इन रास्तों पर कब्जा करेगा वो बेहिसाब दौलत का मालिक बन जाएगा। और गोवा ही उस खजाने की चाबी था। गोवा की लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका जो गहरा प्राकृतिक बंदरगाह था वो बड़े बड़े यूरोपीय जहाज़ों के लिए एकदम परफेक्ट था। ये पूरब से आने वाले मसालों और पश्चिम में यूरोप के बाजारों के बीच एक आइडियल स्टॉप था। मतलब जिसने गोवा को जीत लिया, समझो उसने पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर अपनी मोहर लगा दी। तो अब मैदान सज चुका था, और ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं थी। नहीं, ये दो ताकतवर और जबरदस्त महत्वाकांक्षी शासकों के बीच की जिद की टक्कर थी। एक तरफ थे पुर्तगाल के अल्फोंसो द एल्बुकर्क और दूसरी तरफ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह। यहाँ दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। अल्बुकर्क का मिशन था अटैक करना। वो भारत में पुर्तगाल के लिए एक परमानेंट बेस बनाना चाहता था, और उसका सबसे बड़ा हथियार थी उसकी नेवी, उसकी नौसेना। वहीं यूसुफ आदिल शाह डिफेंसिव मूड में थे। उन्हें बस अपना सबसे कीमती शहर बचाना था, और उनका भरोसा अपनी जमीनी सेना और गोवा की मजबूत किलेबंदी पर था। अल्बुकर्क को लगा कि गोवा पर कब्जा करना तो बच्चों का खेल है, और सच कहूं तो शुरुआत में ऐसा हुआ भी। लेकिन उन्होंने आदिल शाह की ताकत और यहाँ के मौसम, खास तौर पर मानसून को हल्के में ले लिया, और ये गलती उन्हें बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1510 का साल कितना उतार चढ़ाव वाला था। फरवरी में एक आसान सी जीत की खुशी, मई आते आते एक शर्मनाक हार, और फिर नवंबर में सब कुछ दांव पर लगाकर एक फाइनल वापसी। गोवा के लिए ये साल किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। मई की हार सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, वो एक तबाही थी। सोच कर देखिए, एक तरफ से आदिल शाह की फौज ने उन्हें जमीन पर घेर लिया, और दूसरी तरफ मॉनसून ने उनके जहाज़ों को नदी में ही कैद कर लिया। महीनों तक पुर्तगाली सैनिक भूखमरी और बीमारियों से लड़ते रहे, मरते रहे। ये हार अल्बुकर्क के लिए एक पर्सनल बेइज्जती थी, जिसने उसके दिल में बदले की आग को और भड़का दिया। तो जब अल्बुकर्क नवंबर में लौटा तो वो पहले वाला अल्बुकर्क नहीं था। इस बार वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इस बार का हमला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी और क्रूर योजना के तहत किया गया। उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, गोवा को जीतना है हमेशा के लिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो उसकी ये विनिंग स्ट्रैटेजी क्या थी? चलिए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला, नेवल ब्लॉकेड, मतलब अपनी नेवी से शहर के आने जाने के सारे समुद्री रास्ते बंद कर दो, सप्लाई लाइन ही काट दो। दूसरा, कोऑर्डिनेटेड अटैक, जमीन और समुद्र दोनों तरफ से एक साथ एक ही समय पर हमला करो, ताकि दुश्मन को सांस लेने की भी फुर्सत ना मिले। और तीसरा, और ये सबसे चालाकी भरा कदम था, उसने स्थानीय हिंदू आबादी का साथ लिया जो आदिल शाह के राज से खुश नहीं थे। इस नंबर पर एक पल के लिए रुकते हैं। 3, सोचिए जरा, 1 साल से भी कम वक्त में 3 बार इस शहर पे कंट्रोल बदला। पहले आदिल शाह, फिर अल्बुकर्क, फिर वापस आदिल शाह, और आखिर में फिर से अल्बुकर्क। ये इस लड़ाई की भयानक अस्थिरता को दिखाता है। तो गोवा पर ये आखिरी जीत सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं थी। नहीं, ये एक नए दौर की, एक नए चैप्टर की शुरुआत थी।
इस एक जीत ने न सिर्फ पुर्तगाली साम्राज्य को बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर को एक नया मोड़ दे दिया। और सबसे बड़ा नतीजा ये निकला, गोवा अब सिर्फ एक ट्रेडिंग पोर्ट नहीं रहा बल्कि एस्टाडो द इंडिया की राजधानी बन गया। मतलब पूरब में पुर्तगाल की जितनी भी बस्तियां थीं, उन सब का एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और पॉलिटिकल सेंटर। आप समझ लीजिए, लिस्बन के बाद पुर्तगाली साम्राज्य का दूसरा सबसे जरूरी शहर अब गोवा था। इस जीत का असर सदियों तक रहा। पहली बात, इसने मसाला व्यापार पर पुर्तगाल की मोनोपोली यानी एक तरफा राज कायम कर दिया। दूसरा, ये भारत में पहली परमानेंट यूरोपियन कॉलोनी बनी, जिसने आगे चलकर दूसरी यूरोपियन ताकतों के लिए भी दरवाजे खोल दिए। और हाँ, यहीं से गोवा में 450 साल लंबे पुर्तगाली शासन की शुरुआत हुई। और इसी वजह से एक ऐसी अनोखी मिली जुली संस्कृति पैदा हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय रंग आज भी देखे जा सकते हैं। तो आखिर में इस घटना को किस नज़र से देखा जाए? क्या ये एक शानदार मिलिट्री जीत थी, एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक जिसने एक ग्लोबल एम्पायर की नींव रखी, या फिर ये इस इलाके की एक लंबी और दर्दनाक औपनिवेशिक कहानी का पहला सबसे क्रूर अध्याय था? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है, और ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास आज भी हमसे पूछता है।